हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री का मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। यह 2 अंक का प्रश्न है। इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से 5 का बनाना है, जो कि 10 अंक कुल हो जाएंगे। 5 × 2 बराबर 10 नंबर प्राप्त होंगे। तो इसमें बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था उससे किसने प्रस्तुत किया है, इसी को बताना है इसमें। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। इसमें बताना है स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना वह 1 जनवरी 1927 ईस्वी में हुआ था और यह इलाहाबाद में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। इसमें बताना पूना पैक्ट जो है वह कब हुआ था। तो इसका आंसर है कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। चौथा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसमें बताना 1857 की जो क्रांति हुई थी, संथाल विद्रोह, उसमें जो है वह क्या था। तो इसका आंसर है जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें रोटी प्रतीक है और खिलता हुआ कमल को प्रतीक माना गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम बताना है। तो इसका आंसर है, इसका जो उत्तर होगा वह होगा विनोबा भावे में इसका प्रथम सत्याग्रही किया गया था। आंसर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर की अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था। इसमें बताना अकबर द्वारा जजिया कर जो समाप्त किया गया था धार्मिक सुधार के अंतर्गत वह कब किया गया था। तो इसका आंसर है कि 1964 ईस्वी में जो अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। सातवां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसका आंसर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 3 कठिया पद्धति से क्या समझते हैं। इसमें 8 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन दिया गया वह कुल 3 अंक के हैं। इसमें से आपको जो है वह 5 क्वेश्चन बनाना है, तो यह 15 नंबर प्राप्त होते हैं आपको इससे। तो इसमें 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसी को इसमें बताना है। तो इसका आंसर है कि चंपारण में नील की खेती प्रमुख प्रणाली जो है वह 3 कठिया प्रणाली पर आधारित था। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा यानी कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता था। तो यानी कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में जो है नील की खेती करने की बाध्यता थी, यानी कि उसे करना है तो करना ज़रूर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड क्या था। इसमें कम्युनल अवार्ड के बारे में बता देना शॉर्ट। तो इसका आंसर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिल गया था। कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत 1 वोट में दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरा वोट में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि चुनते थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसमें खिलाफत आंदोलन को शॉर्टकट में बता देना है। तो इसका आंसर है कि खिलाफत आंदोलन जो है वह मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था, जो कि मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर जो है संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए जो है महात्मा गांधी के साथ चर्चा किया और फिर खिलाफत आंदोलन को बाद में जो है असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखे। इसमें बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसे शॉर्टकट में संक्षेप में बता देना है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट की सेडिशन समिति ने जो है रॉलेट एक्ट कानून बनाया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था, इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता था। और इसमें जो है वह है कि यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है धन का निष्कासन क्या है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो भारत में है, ब्रिटिश शासन के समय भारत में जब चल रहा था ब्रिटिश शासन, तो भारतीय उत्पादक का वह हिस्सा जो कि जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था उसे ही निष्कासन कहा जाता था। राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह जो है इंग्लैंड की ओर हो रहा था व्यापार के उद्देश्य से, इसके बाद इसके बदले में जो है भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता था, उसे ही आर्थिक निष्कासन या धन का निष्कासन कहा जा रहा था। जो कि इंग्लैंड वासी जो है भारत से सभी कच्चे माल पदार्थों को ले जा रहे थे विदेशों में और वहाँ से बनाकर उसे महंगे दामों में बेचते थे, उसे ही धन का निष्कासन जो भारत से किया जा रहा था उसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की वेवेल प्लान क्या था। इसमें बताना है वेवेल प्लान जो है वह क्या है, वेवेल प्लान से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देख सकते हैं 13 नंबर में वेवेल प्लान क्या था। वेवेल प्लान तो जून 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा भारत की वैधानिक समस्या के समाधान के लिए जो वह शिमला सम्मेलन में जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसे ही वेवेल प्लान का योजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेवेल होगा, वेवेल योजना। इसकी कुछ विशेषताएं थे जो यहाँ देख सकते हैं। पहला है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को दोबारा गठन किया जाएगा और इस परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधि प्रदान किया जाएगा। दूसरा विशेषता है कि परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के सदस्य भारतीय होंगे और यह परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नए संविधान का जो है निर्माण नहीं हो जाता है। यही वेवेल प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसमें बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका है, भारत में क्या उन्होंने किया था, उसी के बारे में बताना है इसमें। तो इसका आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वह वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया गया था, योजना बनाया गया था। इस फौज का गठन जो है वह जापान में किया गया था, जापान में हुआ था। और इसकी स्थापना भारत के एक क्रांतिकारी नेता जो है खुदीराम बोस के द्वारा जो है टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है वहाँ पे किया गया था। यहाँ खुदीराम बोस होगा। इसमें कि इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और मांचुको और आयरलैंड में ने मान्यता भी दे दी थी आज़ाद हिंद फौज को। और आज़ाद हिंद सरकार की आज़ाद हिंद फौज जो है वह फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है जोरदार लड़ाई भी लड़ी थी। अगला क्वेश्चन आता है इसमें जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 15 से लेकर 19 तक है। 5 क्वेश्चन है इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक के हैं। तो इस तरह इसमें से आपको 15 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें पहला 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या कारण थे। इसमें बताना 1857 की क्रांति क्यों असफल रही, असफल होने के पीछे क्या कारण थे। तो इस क्वेश्चन में असफलता के कारण बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा 1857 की क्रांति क्या थी उसके बारे में बता दीजिएगा। इसमें है कि 1857 का भारतीय विद्रोह को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था और यह विद्रोह 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी चला था। इस विद्रोह का आरंभ जो है छावनी क्षेत्रों में छोटी झगड़ों तथा अजगनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक जो है यह सबसे बड़ा रूप ले लिया था। इसमें छावनी जो है वह है मेरठ की छावनी जो कि मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। इसके कारण जो है असफलता के वह कुछ यहाँ है। असफलता के जो कारण हैं वह देख सकते हैं। पहला कि विद्रोह के लिए जो है योजना सुनिश्चित तरीके से नहीं बनाई गई थी। इस विद्रोह को सुनिश्चित तरीके से करने की योजना किसी ने नहीं बनाया था, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। सभी स्थान से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे अलग अलग जगहों से कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है कि लड़ाई के लिए धन की कोई व्यवस्था भी अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई थी। तीसरा कारण जो है वह है कि विद्रोही नेताओं के अनुभव, कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता की कमी हो गई थी। इसमें नेतृत्वकर्ता भी कोई नहीं था। अगला कि अंग्रेजों के पास जो है लड़ाई के लिए बंदूकें और तोपें थे, जबकि भारतीयों के पास जो है लाठी डंडा और तीर धनुष और भाला ही था। अगला कारण जो है वह अंग्रेज राजनीति बनाने के में जो है विद्रोहियों से आगे थे। अगला इसमें कि इस विद्रोह में बड़े जमींदार और मध्यम बुद्धिजीवियों ने जो अपनी भूमिका नहीं निभाई थी।
इसमें जो जमींदार राजा वगैरह होते थे वह भूमिका नहीं निभाए थे, इसलिए आंदोलन असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डाले। इसमें कृषि का व्यवसायीकरण भारत से किस तरह किया जा रहा था उसी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि कृषि के व्यवसायीकरण से हमारा तात्पर्य परिवार की खपत के बजाय जो है बाजार में बिक्री के लिए कृषि फसलों के उत्पादन से है। कृषि उत्पादों के विपणन के लिए इस प्रकार खपत पर उत्पादन का अधिशेष जो है आवश्यक है, लेकिन उस समय कृषि केवल जो है निर्वाह प्रकार की थी, निर्वाह कृषि थी, और यह बाजार की ताकतों के लिए किसानों की सचेत प्रक्रिया का परिणाम नहीं था। अगला इसमें कि इस प्रकार अधिशेष की अवधारणा आंशिक रूप से जो है अप्रासंगिक थी। यह सामाजिक संगठन था, लेकिन किसानों की उद्यमशीलता की भूमिका भी नहीं थी जो कि विपणन अधिशेष निर्धारित था। अगला इसमें कि वाणिज्यिक फसलों की खेती करने के निर्णय आमतौर पर किसानों की निर्वाह खेती की आवश्यकताओं से निर्धारित होता था। नेक्स्ट है इसमें कि इस प्रकार भारत में वाणिज्यिक कृषि एक उत्पाद नहीं था, किसानों की आवंटन क्षमता थी। भारत में जो 3 प्रमुख प्रकार की कृषि व्यवसायीकरण हुए थे। इसमें व्यवसायीकरण का पहला रूप जो था वह वृक्षारोपण कृषि, विशेष रूप से बंगाल के उत्तरी जिलों में चाय बागान से जुड़ा था। दूसरा जो था वह था इस प्रकार के व्यवसायीकरण को निर्वाह व्यवसायीकरण या फिर जूट चरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि जूट का व्यवसाय किया जा रहा था। पहला था चाय कॉफ़ी का, दूसरा था चाय और कॉफ़ी का और दूसरा था इसमें जो जूट वगैरह पटसन की व्यवसाय हो रहा था। इसमें कि व्यवसायीकरण से इस जूट संस्करण के तहत किसानों के न्यूनतम निर्वाह स्तर पर जो है तलाश में किसानों ने गहन नकदी फसलों की ओर रुख किया, यानी कि वह नकदी फसल उत्पादन कर रहे थे जिसमें कि पैसों के उद्देश्य से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन पर वर्णन करें। इसमें बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा या फिर दांडी मार्च क्या था, तीनों एक ही मतलब होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले नेता महात्मा गांधी जो है वो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी ने किसानों एवं मजदूरों से जुड़ने के लिए जो है वह सत्याग्रह आंदोलन चलाया था जो कि 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में सफलता पाई और 1929 में पूर्ण स्वराज आंदोलन के बाद जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी महात्मा गांधी ने। अब हम लोग देख लेते प्रमुख कारण जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के वह क्या थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि गांधी जी ने नमक पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ लोगों से नमक कानून तोड़ने के आह्वान किए थे और नमक सरकार के द्वारा ही बनाए जाने के कारण जो है उन्हें महंगे दामों पर भी बेचा जा रहा था और कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। यह पहला कारण था कि नमक कानून को तोड़ना है इस आंदोलन के द्वारा। दूसरा कि गांधी जी ने बढ़ते करों के खिलाफ भी यह आंदोलन किया था। कर जो है वह टैक्स बढ़ा दिया गया था। इसकी योजना और विस्तार देखते हैं गांधी जी ने योजना किस तरह बनाई थी इस आंदोलन को और विस्तार किस तरह से किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है पैदल यात्रा कर जो है 6 अप्रैल 1930 के स्वयं दांडी में नमक बनाकर इस नियम को तोड़ दिए थे गांधी जी और नमक कानून का उल्लंघन कर सरकारी आदेश की अवज्ञा की एवं यह आंदोलन उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में भी बाद में पहुंच गया था। इस आंदोलन में जो भी असहयोग आंदोलन की तरह किया जा रहा था जिसमें कि वकीलों ने अदालत छोड़ दी थी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, कर्मचारी कार्यालय छोड़ दिए थे, किसान जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे एवं स्वदेशी को अपना रहे थे जो कि था चरखे के द्वारा बनाया गया कपड़ा। इसमें अगला कि कमला चट्टोपाध्याय जो है उसके कहने पर महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल कर लिया था। अगला इसमें कि महिलाएं शराबबंदी कानून के लिए जो है शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और गांधी जी ने अछूतों की सेवा करके भारतीयों द्वारा करने के लिए जो आह्वान किया था, आग्रह किया था। इसमें अछूतों को भी शामिल कर लिए थे महात्मा गांधी इस आंदोलन में और आंदोलन की सफलता में जो है स्वराज की सफलता को इसमें जोड़ दिया गया था। इसका महत्व देखें इस आंदोलन होने के बाद तो महात्मा गांधी जी के ऊपर जो है अखबार एवं पत्रों
में जो है टिप्पणी किया जाने लगा इंग्लैंड में, और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में जो है इस आंदोलन की बातें होने लगी पेपर के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को भरपूर प्रयोग किया था, और गांधी जी के साथ साथ पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं ने भी इसमें भाग लिया था। और आगे इसमें कि गांधी जी ने 6,000 लोगों के साथ साथ स्वयं भी जो है इस आंदोलन के बाद गिरफ्तारी दी थी, यानी कि खुद से। तो इसका उत्तर हो गया या कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए थे। अगला इसमें कि उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने के लिए बाहर जाकर जो है आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करने में लग गए थे, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और बैंक की स्थापना की, और देश के बाहर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अन्य देशों में समर्थन भी हासिल कर लिया था। अगला इसमें कि वह युवाओं की प्रेरणा थे, और 41 वर्ष की आयु में 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता में निर्वाचित भी हुए थे। अगला इसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तियों से सहायता न केवल सहायता ली, बल्कि एक सैनिक संगठन भी बना लिए थे, जिसका उद्देश्य था भारत में विदेशी शक्तियों से युद्ध करना और भारत की आज़ादी में हासिल करना। अगला इसमें लास्ट है कि उन्होंने बर्लिन में स्वतंत्र भारत की स्थापना भी की थी, जिसके 20 सदस्य भारतीय भी थे, और स्वतंत्र भारतीय केंद्र आज़ाद की अस्थायी सरकार का आगामी जो है वह रूप था। इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। इसमें बताना अकबर की धार्मिक नीति या फिर धार्मिक सुधार क्या क्या हुए थे। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को अकबर के बारे में कुछ बता देना है थोड़ा सा। तो इसका आंसर है कि अकबर हुमायूं के बाद जो है दिल्ली के सिंहासन पर 1556 ईस्वी में बैठा था, और उसके सेनापति का नाम जो था बैरम खान। और कम उम्र होने के कारण अकबर का जो है उम्र कम होने के कारण उसके शासन पर जो माहम आगना नामक महिला का प्रभाव भी था अधिक, और अकबर ने अपने राज्य में सभी धर्म को समान सम्मान दिया था, और नवरत्न का जो है संरक्षण एवं राजपूतों के साथ व्यवहारिक संबंध भी कायम किए थे अकबर ने। इसका जो धार्मिक कार्य था वह था इसमें कि करों की समाप्ति की थी इसने, जो कि जजिया कर 1564 ईस्वी में, और फिर तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में इन्होंने समाप्त किए थे अकबर ने। और अकबर ने अजमेर शरीफ की दरगाह की यात्रा भी किए थे। और अकबर के समय जो है झरोखा दर्शन, तुलादान, दीन इलाही प्रचलन, और फिर हिजरी संवत का प्रचलन, इबादत खाना का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद है कि अकबर के समय जो है ईसाई धर्म गुरु मोनसेरेट, जैन धर्म गुरु जिन परमसूरी, सिख धर्म के गुरु अमरदास इत्यादि को पुरस्कार एवं इनाम भी दिया गया था। अगला इसमें कि अकबर के समय ब्रिटेन के यात्री ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगीज भारत भी आए थे। अब हम लोग देखते हैं अकबर के द्वारा कुछ भवनों का निर्माण भी कराया गया जो कि धर्म से रिलेटेड है। तो अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी के अलावा जो है लाहौर, इलाहाबाद में भी किलाओं का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, दीवान आम, दीवान खास, बीरबल महल, जोधाबाई महल, मरियम महल और मानसिंह महल, तानसेन महल इत्यादि महलों का भी निर्माण करवाया था जो कि धर्म से रिलेटेड है। तो इस तरह मॉडल सेट समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और पिछले मॉडल सेट या मॉडल सेट 4-5 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सभी का सॉल्यूशन उपलब्ध है।